कहते हैं माता पिता कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं कर सकते। जानबूझकर तो क्या, अनजाने में भी कभी अपने बच्चों को दुख या कष्ट पहुंचाने का नहीं सोच सकते, बल्कि कभी कभी अत्यधिक परवाह के कारण ही उन्हें डांटते हैं या अनुचित कार्यों से दूर रखने का प्रयास करते हैं और जरूरत पड़ने पर सजा भी दे देते हैं। लेकिन यदि वे कोई सजा भी देते हैं तो उस सजा में भी संतान का हित छिपा होता है। उस सजा के कष्ट और सीख बाद में तो काम में आते ही हैं। विश्वा ने भी अधीश को 1 साल तक घर से बाहर रहने की सजा दी है। क्या इसमें भी अधीश की भलाई छिपी है? क्या अधीश को अपने पिता से मिला ये देश निकाला मंजूर होगा? कहां जाएगा अधीश अब प्रकाश नगर छोड़कर? मृगांक और देवयानी के विवाह में विश्वनाथ पुरोहित ने पूरे प्रकाश नगर, इंद्रनगर और लेखनगर का न्योता किया। 7 दिन तक समारोह चला। मृगांक का कोई परिवार तो था नहीं, लेकिन उसके बहुत से वनवासी मित्र और शुभचिंतक इस विवाह में शामिल हुए। सभी बहुत प्रसन्न थे। अब तक अमृत ने भी अधीश को क्षमा कर दिया था। जैसे ही देवयानी विदा हुई, अधीश भी अपना सामान बांधकर प्रकाश नगर छोड़ने की तैयारी करने लगा। माधवी आंखों में आंसू लिए ये दृश्य देख रही थी। सिसकते हुए बोली, क्या आप सचमुच चले जाएंगे? अधीश ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और गले लगाते हुए कहा, बस 1 ही साल की तो बात है मधु, फिर पिताजी की आज्ञा को टाला भी नहीं जा सकता ना। लेकिन माधवी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। अमृत आकर उसे अपने साथ ले गई। अधीश विश्वा के कमरे में उनसे आज्ञा लेने पहुंचा। पिताजी, क्या आप व्यस्त हैं? उसने बाहर से ही पूछा। विश्वा ने अधीश की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलते हुए कहा, नहीं, व्यस्त तो नहीं हूं, बोलो कोई जरूरी काम है क्या? अधीश बोला, नहीं पिताजी, जरूरी काम तो नहीं, लेकिन मैं आज जा रहा हूं, आपसे आज्ञा लेने आया हूं और आशीर्वाद भी। ये कहकर अधीश ने विश्वा के पैर छुए। जीते रहो, अपने उद्देश्य में सफल हो और ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, विश्वा ने अधीश को आशीर्वाद देते हुए कहा। अधीश के मन को कुछ कचोट सा गया। एक बार भी विश्वा ने उससे नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा है, क्या करेगा या कब लौटेगा। लेकिन फिर अपनी ही गलती समझकर वो कमरे से बाहर निकल आया। विश्वा ने किवाड़ वापस बंद कर लिए और एक गर्म गर्म आंसू उनके गाल से लुढ़कता हुआ धरती पर गिर पड़ा। महल से निकलकर अधीश घोड़ा दौड़ाता हुआ प्रकाश नगर की सीमा से बाहर निकल चुका था। आचार्य कश्यप से वो 1 दिन पहले ही विदा ले चुका था। अब यहां अधिक दिन रुकने का कोई अर्थ न था। घोड़ा तेज गति से दौड़ता चला जा रहा था। तभी अधीश को किसी की आवाज सुनाई दी। कोई पीछे से उसे जोर जोर से पुकार रहा था, अधीश, अधीश, रुको जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। अधीश ने सोचा कौन हो सकता है। उसने घोड़े की लगाम खींची और मुड़कर देखा। आचार्य कश्यप अपने सफेद घोड़े पर सवार उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। आशंका की टिटहरी अधीश के मन में चीखी, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? आचार्य कश्यप इस तरह भागे हुए क्यों चले आ रहे हैं? तब तक आचार्य बहुत करीब आ चुके थे। अधीश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ आचार्य, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह भागे क्यों चले आ रहे हैं? एक ही सांस में अधीश ने सारे सवाल पूछ डाले। बूढ़े आचार्य को काफी देर तो अपनी सांस को काबू करने में ही लग गई। फिर वे धीरे धीरे बोले, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, बल्कि यूं कहो कि इस यात्रा पर तुम मेरे साथ चल रहे हो। अधीश विस्मित होकर बोला, लेकिन आचार्य, आपका स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं रहता और आप 1 साल कैसे कर सकेंगे? आपको मेरे कारण अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें मेरा ही स्वार्थ है। मैं तुम्हारा सहारा लेकर यात्रा भी कर लूंगा और कुछ नए स्थान भी देख लूंगा। वैसे तुम जा कहां रहे हो? अधीश बोला, अभी तो कुछ सोचा नहीं आचार्य, एक बार नगर की सीमा से बाहर निकल जाऊं फिर तय करूंगा। लेकिन मेरा विचार जौहरगढ़ और पाथरगढ़ के बीच स्थित जंगलों में जाने का था। आचार्य और अधीश दोनों के घोड़े धीरे धीरे चलते हुए नगर की सीमा से बाहर निकल गए। दोनों अगल बगल में चलते हुए बातचीत भी करते जा रहे थे। आचार्य समझ गए कि अधीश जंगलों में दिव्य कलश की खोज में जाना चाहता है और असल बात भी यही थी। अधीश ने भी यही सोच रखा था। लेकिन आचार्य ने एक दूसरा ही प्रस्ताव रखा। अधीश, मेरा विचार है कि हमें तरंगम की ओर जाना चाहिए। अधीश बोला, तरंगम? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है और कितना अजीब भी है।
आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अजीब तो है और अनसुना भी, क्योंकि हर किसी को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। यह सिर्फ खास लोगों के लिए है, या यूं कहो कि सिर्फ मांत्रिकों को ही इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। यह सुनकर अधीश चौंक पड़ा। क्या ऐसी भी कोई जगह होती है? क्या यह भी मंदार की तरह कोई मंत्र विद्यालय है? नहीं, ये कोई विद्यालय नहीं है। ये एक भरा पूरा नगर है, जहां कई तरह के मंत्र सिद्धिधारक अपने परिवारों के साथ रहते हैं। वहां उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वे अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं। अब बाकी की जानकारी तुम्हें नगर में पहुंचने के बाद ही मिलेगी। जल्दी से यहां से चलते हैं, अभी तो जाने में ही 7 दिन का सफर है। कहकर आचार्य ने अपने घोड़े को इशारा किया और वो हवा से बातें करने लगा। अधीश भी उनके पीछे हो लिया। आचार्य ने अधीश को भले ही ये समझा दिया था कि वे अपने फायदे के लिए उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। कई दिन पहले मृगांक आचार्य से मिलने उनके घर आया था। उसने आचार्य से बहुत विनम्र शब्दों में एक मदद मांगी थी। आचार्य, अब विवाह में कुछ ही दिन शेष हैं। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन आपको अधीश पर नजर रखनी होगी। वो मायाविनी मणिमाला कभी भी अधीश पर अपना जाल फेंक सकती है। आचार्य ने कहा, लेकिन मृगांक बेटे, अधीश तो इस समारोह के बाद प्रकाश नगर से बाहर जाने वाला है, फिर कैसे? मृगांक बोला, आचार्य, वो जलपरी बहुत ही चालाक है और ताकतवर है। इतनी आसानी से वो अपने शिकार को अपने चंगुल से निकलने नहीं देगी। अधीश को दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर ले आएगी। और सबसे अधिक खतरे की बात यह है कि अधीश खुद उसके प्रति आकर्षित था और आज तक वो अपने को उसके आकर्षण से आजाद नहीं कर पाया है। आपने कभी भी उसकी आंखों में मणिमाला के लिए घृणा या क्रोध का कोई भाव देखा है? ये सुनकर आचार्य सोच में पड़ गए। मृगांक की बात सही थी। इतना सब हो जाने के बाद भी अधीश की आंखों में सिर्फ पछतावा था, कोई क्रोध या घृणा नहीं। और इसका अर्थ यह था कि वो कभी भी वापस उसकी ओर जा सकता है। आचार्य बोले, तुम सही कह रहे हो मृगांक, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है हमें इस बारे में एक बार विश्वा से बात करनी चाहिए, मृगांक ने कहा। आचार्य बोला, ठीक है मृगांक, ये सही रहेगा। फिर वे दोनों विश्वनाथ पुरोहित से मिलने चल दिए। संयोग से अधीश उस समय घर पर नहीं था और उन दोनों को विश्वा से अकेले में बातचीत करने का मौका मिल गया। विश्वा जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आपके पास समय है? आचार्य ने पूछा। यह सुनकर विश्वा थोड़े परेशान से दिखाई दिए। हाँ आचार्य, कहिए, उन्होंने दोनों को बैठने के लिए आसन देते हुए कहा। आचार्य कश्यप ने अपनी बात शुरू की। विश्वा जी, मैं बस यही चाहता हूं कि क्या आप अब भी सोचते हैं कि अधीश को 1 साल के लिए नगर से बाहर जाना चाहिए? विश्वा ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, बात दरअसल ये है आचार्य कि उस समय तो मैंने क्रोध में कह दिया, लेकिन अब मुझे सच में बुरा लग रहा है। लेकिन यदि आप इस सजा को उचित नहीं समझते तो मैं उसे मना कर दूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से जो बात एक बार निकल गई है, अधीश उसे पूरी करके ही दम लेगा। अब वो किसी के रोके न रुकेगा। आचार्य कश्यप बोले, लेकिन फिर भी आपने कुछ सोचकर ही कहा होगा। आप बिल्कुल ठीक समझे आचार्य। मैंने वो सजा इसलिए दी क्योंकि मुझे लगता है यहाँ आने के बाद अधीश ना तो अभ्यास में मन लगा रहा है, न किसी और काम में। इस तरह मन को भटकाने से कैसे काम चलेगा? बाहर जाएगा तो परिवार की चिंताएं नहीं रहेंगी, ना ही निरर्थक कामों में मन लगेगा। विश्वा ने कहा तो मृगांक बाहर देखने लगा। वो समझ गया था कि उनका इशारा किस ओर है। आचार्य कश्यप ने कहा, फिर ठीक है विश्वा जी, आप अपनी बात पर कायम रहिए। आपका सोचना बिल्कुल सही है। इसके बाद मृगांक और आचार्य कश्यप ने यह फैसला कर लिया था कि अधीश के साथ आचार्य भी बाहर जाएंगे ताकि उस पर नजर रखी जा सके। और आचार्य कश्यप के कहने पर ही विश्वा ने अधीश को रोका नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपनी बात समझा दी थी। 7 दिन और 7 रात दोनों के घोड़े चलते ही रहे। बीच में थोड़ी देर सुस्ता लेते और फिर चल पड़ते। आखिरकार तरंगम की सीमा दिखाई देने लगी। यह रास्ता आम लोगों से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो धरती पर स्थित है। ये नगर हवा की तरंगों पर बादलों के बीच बसाया गया लगता था। बादल भी आम बादल नहीं, रंग बिरंगे बादल, फूलों की तरह खूबसूरत रंगों से सजा ये नगर एक अलग ही लहर में
बहता रहता था और शायद इसीलिए इसका यह अनोखा नाम पड़ा था, तरंगम। इस नगर में प्रवेश पाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो था व्यक्ति का मांत्रिक होना। बिना मंत्र सिद्धि हासिल किए कोई यहां प्रवेश कर ही नहीं सकता था। तो इस नए और अनोखे नगर में अधीश का प्रवेश हो चुका था और यहां से शुरू होता है उसका एक बिल्कुल नया सफर। नगर में प्रवेश द्वार से भीतर जाने से पहले उन्हें अपने घोड़े बाहर ही छोड़ देने पड़े। आगे का सफर अब पैदल ही तय करना था। आपको कहीं जाना है क्या? मैं आपको छोड़ दूं? एक व्यक्ति ने आकर अधीश से पूछा। अधीश घबरा कर आचार्य कश्यप की ओर देखने लगा। वास्तव में उस व्यक्ति का सिर्फ आधा शरीर ही दिखाई दे रहा था, बाकी का आधा एक नाव की शक्ल में फैला हुआ था, जो कि हवा में तैरती हुई सी दिखाई देती थी। और यही देखकर अधीश घबरा गया था कि यह आदमी है या नाव। आदमी नाव बन गया है, यह नाव आदमी की तरह बात कर रही है और हवा में नाव। आज तक तो उसने सिर्फ पानी में नावें चलते हुए देखी थी। आचार्य ने मुस्कुराकर अधीश की ओर देखा और बोले, यह नगर ऐसे ही आश्चर्यों से भरा पड़ा है, आगे आगे देखते जाओ। फिर उस आदमी से बोले, हाँ भाई, हमें बटुकनाथ के महल जाना है, पहुंचा दोगे? वो आदमी बोला, हमारा नाम नौकेश है और हम एक इंसानी नाव हैं। हम आपको बटुकनाथ तो क्या, किसी भी नाथ तक पहुंचा सकते हैं, बस धन देना होगा। मुफ्त में थोड़े ही किसी को बिठा लेंगे। नौकेश अभी और भी बातें करता, लेकिन आचार्य ने उसे बीच में ही टोक दिया। हाँ हाँ नौकल भाई, हम समझ गए कि आप कौन हैं और क्या हैं। अब बस हमें बटुक के घर तक पहुंचा दीजिए, हम धन देने के लिए तैयार हैं। कहते हुए आचार्य और अधीश दोनों उसकी नाव में बैठ गए। नौकेश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अभी लीजिए और पल भर में हम आपको बटुक जी के घर पहुंचा देंगे। बस एक बात है कि बटुक जी का घर यहां से थोड़ा दूर है और आपको समय तो लगेगा, तो आपको हमें अपनी यात्रा के बारे में कहानियां सुनानी पड़ेंगी। आचार्य ने फिर उसे टोक दिया और बोले, हाँ हाँ, आप मौका देंगे तो जरूर सुनाएंगे। अधीश को हंसी आ गई। एक तो नौकेश के बात करने का तरीका और उसकी बातें दोनों ही बहुत मजेदार थी। उसका बोलना किसी तरह बंद ही ना होता था। भले ही नौकेश बात अधिक करता था, लेकिन हवाई नाव चलाने में बहुत कुशल था। बटुक का घर वास्तव में बहुत दूर था, लेकिन तरंगम के रास्ते और गलियां इतने सुंदर थे कि सफर का पता ही न चलता था। सुंदर सुंदर महल, उनके आसपास एक बड़े भूभाग में फैले फूलों और फलों के बागान, बगीचों में झूमते गाते रंगीन पक्षी, और सबसे सुंदर थे वहां के निवासी। इतने खुश और हंसमुख लोग अधीश ने पहले कभी न देखे थे। ऐसा लगता था कि इस नगर में कोई चिंता, कोई परेशानी या दुख है ही नहीं। हर ओर बस खुशियां ही खुशियां हैं। रंग बिरंगे बादलों के बीच बसा हुआ तरंगम वास्तव में एक तरंग था, खुशी और अच्छाई की तरंग। इस नगर में प्रवेश करने से पहले अधीश के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। इससे पहले उसने जब भी यात्रा की थी वो कष्टों से भरी हुई ही रहती थी। कभी दुर्गम जंगल, तो कभी बंजर रेगिस्तान, तो कभी निर्जन बीहड़, कभी दानवों से सामना हुआ तो कभी खूंखार जानवरों से। लेकिन इस नगर की बात ही अलग थी। इस नगर में रंग थे, रोशनी थी, खुशबुएं थीं और थे तरह तरह के आश्चर्य। तो क्या होने वाला था अधीश का भविष्य इस नए और सुहाने महल में? क्या ये एक साल इसी तरह तरंगों के बीच बीतने वाला था, या अधीश की किस्मत एक बार फिर पलटी मारकर उसे हैरान कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।